बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व सलामत रखे। आज की ये वीडियो थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, पर्पसफुल और मोटिवेशनल हो। ये वीडियो बनाने का मकसद ख़ास तौर पर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और जो हमारी जनरल पब्लिक है उन्हें एजुकेट करना है कि एक साइकोलॉजिस्ट की किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या-क्या काम सर अंजाम देते हैं। मैं खुद भी चूँकि गुज़िश्ता 3 सालों से एज़ अ साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग्स में काम कर रही हूँ, सो इसलिए मैंने सोचा है कि इस वीडियो में मैं अपनी जो डेली रूटीन होती है, उससे इलैबोरेट करते हुए आपको एजुकेट करूँ, मोटिवेट करूँ। इस वीडियो में एज़ अ प्रैक्टिशनर मेरा क्लिनिकल सेटिंग से मुराद साइकेट्री डिपार्टमेंट्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर एडल्ट्स, एडिक्ट्स और चाइल्ड वगैरह है। यहाँ पर एक और अहम बात मैं ऐड करते चलूँ, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं यानी ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ हैं, उनका 2 तरह से इलाज किया जाता है किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में। एक इनडोर बेसिस पे यानी मरीज़ को दाखिल करके उसका इलाज किया जाता है, और एक आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट होता है यानी मरीज़ आता है, अपना थेरेपी सेशन, काउंसलिंग या फिर साइकेट्री मेडिकेशंस लेकर वापस चला जाता है। सो सो ये अब डिपेंड करता है कि जो भी क्लिनिकल सेटिंग है उसकी नेचर ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो इंडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं या आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में मैं अपने डेली रूटीन से मुतलिक जो भी क्लिप्स ऐड करूँगी उसमें ख़ास तौर पर क्लिनिकल सेटिंग यानी हॉस्पिटल का प्राइवेसी और जो क्लाइंट की प्राइवेसी वगैरह उसका ख़ास तौर पर ख़्याल रखूँगी। और इस वीडियो में मैं जो बार-बार मरीज़ का या पेशेंट का लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इससे मुराद साइकेट्री पेशेंट्स और क्लाइंट्स ही हैं। वो एक हॉस्पिटल सेटिंग में रहते हुए सुबह से अपने ड्यूटी टाइम ऑफ होने तक रोज़ाना की बुनियाद पर हमें बार-बार पेशेंट मरीज़ का लफ़्ज़ सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो इसलिए मेरे वीडियो में भी वो चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। बट आपने इससे मुराद क्लाइंट ही लेना है और साइकेट्री पेशेंट ही लेना है, राइट? जनाब, लेट्स मूव टुवर्ड्स नोइंग द प्रैक्टिकल रूटीन ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट इन क्लिनिकल सेटअप, साइकेट्री डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल सेटिंग्स एटसेट्रा। अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लिनिकल सेटिंग में काम करते हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है। इससे पहले मैंने डिफरेंट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया है। ऑफ़िस के काम या एंट्री से पहले मैं आपको अपनी नेम प्लेट दिखा देती हूँ, जिस पर वाज़िह तौर पर माहिर नफ्सियात मिस निम्रा अनवर मेंशन है। जिसमें आप एक बात अपने याद रखिएगा कि कोई भी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह या साइकोथेरेपिस्ट है, वो जब तक पीएचडी नहीं कर लेते तब तक उनके नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगाया जा सकता। ये एथिकल कंसिडरेशंस के अगेंस्ट भी है। और चूँकि मैंने अभी साइकोलॉजी में पीएचडी नहीं की है, तो अभी मैं मिस निम्रा अनवर ही हूँ। जनाब, ये मेरा एक प्यारा-सा पुरसुकून ऑफ़िस है, जिसमें मैं अपने दिन के 5-7 घंटे गुज़ारती हूँ। यहाँ पे साइकेट्री पेशेंट्स को डील करना, साइकोथेरेपी, इंडिविजुअल सेशंस, फैमिली थेरेपीज़ एटसेट्रा यहाँ पे कंडक्ट की जाती हैं। ओके जी, ऑफ़िस में जाने के बाद, बैग शैग रखने के बाद मैं अपना ये छोटा-सा थैला अपने साथ रखती हूँ, जिसमें मेरे पास कुछ खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, पानी की एक वाटर कैन मैं लाज़मी अपने साथ रखती हूँ, जिसमें आजकल मैं बॉइल्ड वाटर लेके जा रही हूँ। प्रॉपर डे स्केड्यूल स्टार्ट करने से पहले तमाम पेशेंट्स की जो फाइल्स हैं, वो मेरे टेबल तक पहुँचा दी जाती हैं, जिसमें एक मेडिकल ऑफ़िसर या साइकियाट्रिस्ट जिनका भी वार्ड राउंड होता है, वो क्लाइंट की मेडिकल कंडीशंस और साइकियाट्रिक कंडीशंस को मेरे साथ इन डिटेल, इन डेप्थ डिस्कस करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट की जितनी भी साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, वो मेडिकल ऑफ़िसर या साइकियाट्रिस्ट से शेयर करती हूँ, इन डिटेल डिस्कस करती हूँ, राइट? जिससे एक जो डॉक्टर हैं, उन्हें भी हेल्प मिलती है कि क्लाइंट की जो मेडिकल कंडीशंस हैं, इसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं कॉज़ हो रही हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो इसमें यहाँ पर आपको एक बात समझ आई होगी कि एक जो साइकोलॉजिस्ट है या फिर जो एक डॉक्टर है, ठीक है? किसी भी साइकियाट्रिक पेशेंट को डील करने के लिए वो दोनों एक-दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। अगर डॉक्टर साहब मुझे क्लाइंट की मेडिकल कंडीशंस नहीं बताते, तो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो सिर्फ़ क्लाइंट की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम कर रही हूँ, उन्हें देखूँगी। तो अक्सर ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो किसी मेडिकल रीज़न की वजह से कॉज़ हों, या कई ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जो साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से कॉज़ होती हैं। सो यहाँ पर किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दोनों एक-दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। इससे हमें केस में हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा, क्लाइंट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, केस मैनेज करने में, ट्रीटमेंट प्लान बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। सुबह हॉस्पिटल में जाते ही क्लाइंट की जितनी भी मेडिकल और साइकियाट्रिक कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में एक मीटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मुझे हेल्प मिलती है कि अब मैंने क्लाइंट का जो सेशन प्लान है, जो उसकी काउंसलिंग है, इंडिविजुअल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है या फैमिली थेरेपी है, उसको किस तरह से प्लान करना है। यहाँ पर एक और जो ये आपको मेरी छोटी-सी डायरी टेबल पे पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये मेरे लिए बहुत अहम है और ये 3 सालों से मेरे साथ है, जिसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं,
तमाम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, थेरेपीज़, डायग्नोस्टिक कोड्स वगैरह, मैनेजमेंट प्लान्स, मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट और एसेंशियल चीज़ें हैं वो मैंने इस पर मेंशन की हुई हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। वेल, इंडोर सेटिंग्स के बारे में यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मे बी आपने कभी देखा हो, सुना हो, कभी फाउंटेन हाउस या किसी साइकेट्री हॉस्पिटल को विज़िट किया हो। ये एक छोटा-सा दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि हर टाइम लॉक रहता है। और इसकी बैक साइड पे अगर हम जाते हैं, थोड़ा-सा लेफ़्ट मूव करते हैं, तो वहाँ पर भी एक इस तरह का दरवाज़ा मौजूद है, जो कि हर टाइम लॉक रहता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं, साइकेट्री पेशेंट्स जो ख़ास तौर पर होते हैं, ये इन्हें ख़ास तौर पर जो है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ रखा जाता है। और जितने भी साइकेट्री पेशेंट्स होते हैं इंडोर सेटिंग्स में, ख़ास तौर पर उनकी कैमरा सुपरविज़न और जो अदर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है, एक क्लाइंट की अपनी सेफ्टी के लिए और हमारी एज़ अ थेरेपिस्ट या डॉक्टर्स, जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ या साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उन सब की सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये जितने भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सख्ती वगैरह है, सुपरविज़न है क्लाइंट की, या फिर जितना भी सेफ्टी प्रोटोकॉल है, ये क्लाइंट्स के लिए हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, यानी एज़ अ थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हमारी अपनी सेफ्टी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अक्सर क्लिनिकल सेटिंग्स या साइकियाट्री डिपार्टमेंट या फिर जो जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो है मरीज़ों को बहुत ज़्यादा बाँध के रखा जाता है या फिर कैद में रखा जाता है वगैरह। तो जिस सेटिंग में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे कोई इतने सीवियर क्लाइंट्स तो नहीं हैं, बट अक्सर औक़ात जो साइकियाट्री पेशेंट्स होते हैं, वो अपने लिए या फिर अपने साथ जो लोग रह रहे होते हैं, उनके लिए नुकसानदेह या फिर ख़तरनाक साबित हो जाते हैं। सो इन तमाम सिनेरियोज़ में मरीज़ के ऊपर सख्ती या निगरानी जो है, वो बहुत ज़रूरी और बहुत लाज़िम है। वेल, डॉक्टर मीटिंग के दौरान ही मैं जिन क्लाइंट्स का सेशन करना होता है, उनके नाम और जो फ़ाइल्स वगैरह है, वो निकाल लेती हूँ और डेली बेसिस पे तकरीबन मैं 2 से 3 जो है क्लाइंट के क्वालिटी सेशन लाज़मी करती हूँ। इसमें ब्रेक्स भी आ जाती हैं, कभी 1-2 सेशन भी हो जाते हैं, कभी किसी दिन नहीं भी सेशन होते। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट्स जितने भी रह रहे हैं, उन सब की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए इंडिविजुअल सेशन यानी इनफरादी काउंसलिंग या सेशन के बाद जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है, वो फैमिली काउंसलिंग या फिर फैमिली थेरेपी होती है। इसमें अगर मैं रियलिटी बेसिस पर या फिर प्रैक्टिकल सेटिंग में रहते हुए डेली बेसिस पर जो फैमिलीज़ के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, क्लाइंट के जितने भी अपनी फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको रिज़ॉल्व करवाने के लिए जब भी कोई सेशन कंडक्ट किया जाता है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। बिकॉज़ अगर इसमें आप देखें तो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं ऑब्वियसली, और इसमें अगर मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि अक्सर औक़ात हमारे लिए क्लाइंट को डील करना ईज़ी होता है, फैमिलीज़ को डील करना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज़ फैमिलीज़ जो हैं वो क्लाइंट की साइकी को या फिर चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। वो जब भी आते हैं पेशेंट से मिलने के लिए या फिर जब भी मरीज़ के बारे में कोई बातचीत करनी है, कुछ चीज़ें करनी है, तो वो अपनी ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िद में रहते हैं। और एक पेशेंट का जो प्रोटोकॉल होता है, ख़ास तौर पे जो साइकियाट्री पेशेंट का प्रोटोकॉल होता है, उसको फैमिलीज़ अक्सर औक़ात फुलफ़िल नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमारा जो फैमिली थेरेपी सेशन है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फर्दरमोर, टू वर्क एज़ अ साइकोलॉजिस्ट इन क्लिनिकल सेटिंग, इंडिविजुअल थेरेपी, फैमिली थेरेपी के साथ-साथ ग्रुप थेरेपी को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ग्रुप थेरेपी में ये होता है कि एक ही डिसऑर्डर के साथ सारे क्लाइंट्स इकट्ठे रह रहे होते हैं, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो एक ही सेशन में, मतलब एज़ अ लेक्चर, एज़ अ ग्रुप थेरेपी जो है वो क्लाइंट्स को उनकी बीमारी के बारे में एजुकेट कर सकते हैं, कर रहे होते हैं, सोशल स्किल्स सिखाते हैं कि इन तमाम क्लाइंट्स ने यहाँ से जाने के बाद किस तरह से माशरे में अपना मस्बत किरदार अदा करना है, किस तरह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करना है, मतलब डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स इनको सिखाई जा रही होती हैं। ग्रुप थेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि तमाम पेशेंट्स जो हैं वो एक ही डिसऑर्डर के साथ होते हैं, तो इसमें जो हमारा इंडिविजुअल सेशन में करने वाला काम होता है, वो ग्रुप थेरेपी में भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। और लेक्चर्स और सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के साथ-साथ क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह भी करवाई जाती हैं। वो कोई गेम्स वगैरह हो सकती हैं, इंडोर गेम्स वगैरह, लाइक दीज़ थिंग्स, जिससे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, उनकी लर्निंग भी होती है और उनकी मेंटल हेल्थ पर जो है इसके मस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर आप किसी भी सेटिंग में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है वो खाने का या फिर ब्रेक का टाइम होता है, राइट? तो जब मैं भी पूरा दिन काम करके थक जाती हूँ या फिर इतना ज़्यादा बोल-बोल कर या क्लाइंट्स को डील करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं खाने का पैगाम भिजवा देती हूँ। और यहाँ की इस क्लिनिकल सेटिंग की स्पेशलिटी है कि यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन शेफ़ साहब मौजूद हैं यानी उनके हाथ में बड़ा जायका है। तो अगर वो कोई आम सी डिश भी बनाते हैं तो बड़े मज़ा लेकर हम खाते हैं।
वेल ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो गई है, इसलिए मैं यहीं पर कई चीज़ों को स्किप कर रही हूँ और इसे वाइंड अप करते हुए मेरा जो मेन कंसर्न था ये वीडियो बनाने का, उसमें सिर्फ़ यही था कि मैं जनरल पब्लिक को थोड़ा अवेयर कर सकूँ, एजुकेट कर सकूँ कि एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर जो हमारे नफ्सियात होते हैं, उनका किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में क्या रोल होता है। ये तो मैंने आपको अपनी रूटीन के ज़रिए चीज़ें बताने की कोशिश की है, जिसमें इंडिविजुअल थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, फैमिली काउंसलिंग, फैमिली सेशंस वगैरह हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक जो साइकोलॉजिस्ट और जो मेडिकल ऑफिसर या फिर जो साइकेट्रिस्ट होता है, उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरी है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्लाइंट की जो प्राइवेसी है या फिर जो क्लाइंट जो सेफ्टी मेजर्स हैं, यानी जो साइकेट्री पेशेंट्स के जो सेफ्टी मेजर्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसलिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती गई हूँ अपनी रूटीन के साथ-साथ, चीज़ें थोड़ी-सी लेंथी हो गई हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अवेयरनेस मिली होगी। और जितने भी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ख़ास तौर पर, उन सब के लिए एक छोटा-सा मैसेज है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी हैं, बल्कि पाई भी जाती हैं। इवन कि जब हम भी अपनी स्टूडेंट लाइफ़ में होते हैं, तो हमारे इर्द-गिर्द सराउंडिंग में कई ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कह रहे होते हैं कि इस फ़ील्ड का कोई स्कोप नहीं है, ये तुमने कौन-सी डिग्री कर ली है। ये सब चीज़ें क्या हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट के लिए तो कोई पोस्ट नहीं होती, कोई सीट्स नहीं होती, कोई इसका स्कोप नहीं है, कोई पैसा नहीं है, एटसेट्रा। मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती हैं जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट यहाँ पर एज़ अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपने दिल से, मतलब आप किसी भी डिग्री के स्टूडेंट हैं, जब आप दिल से पढ़ते हैं, जब आप स्किल्स को सीखते हैं, जब आप प्रैक्टिकल एक्सपोज़र करते हैं, तभी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज़ कर सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। सो अभी जितने भी आप स्टूडेंट्स अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, डिग्री कंप्लीट करने के साथ-साथ अपने स्किल्स पर काम करें, ख़ास तौर पर जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, डायग्नोसिस मेकिंग है, क्लाइंट डीलिंग है, ये सब वो स्किल्स हैं जो अक्सर औक़ात हमें बीएस, एमएस की डिग्री लेने के बाद भी नहीं आ रही होती, नहीं पता होती, क्योंकि हमने सीखी नहीं होती। हमारे पास डिग्रीज़ तो होती हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, एमएस किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, स्टूडेंट्स आते हैं और उनके पास डिग्रीज़ होती हैं, बट वो यही कह रहे होते हैं कि मैडम इसका तो कोई स्कोप नहीं है, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता। सो चीज़ें जो हैं वो सीखने से आती हैं, प्रैक्टिकल से आती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करते हैं, साइकेट्री पेशेंट से डील करते हैं, तो उतना ज़्यादा आप अपनी फ़ील्ड में ग्रूम होते हैं। और मेरा एज़ अ प्रैक्टिशनर मानना ये है कि आप अपना स्कोप खुद बनाते हैं। मतलब हम साइकोलॉजी के अलावा किसी भी अदर फ़ील्ड की बात करते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफ़ेशनल उस वक़्त तक अपनी-अपनी फ़ील्ड में काम नहीं कर सकता जब तक उसके पास स्किल्स मौजूद नहीं हैं। सो जितना भी हम अपनी सराउंडिंग में शोर सुनते हैं, डीमोटिवेशन के लिए जितनी भी आवाज़ें हमारे इर्द-गिर्द होती हैं, आप उन आवाज़ों पर फ़ोकस करने की बजाय अपने स्किल्स के ऊपर आज से ही काम करना शुरू करें। अगर हम अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाते हैं, तो हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं, जिसमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस जो है बहुत ही कॉमन है, ठीक है? तो ऐसे में जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है, इन्हें साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अक्सर हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जनाब लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोग जो हैं उनको पता नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है। पहले मुझे भी किसी हद तक ये चीज़ें लगती हैं, ये बात ठीक है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए, एजुकेटेड नहीं है, ये कुछ भी इस तरह से। बट इसमें मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि हम हमारा किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ है, लोगों की कमी नहीं है, बट हमारे पास स्किलफुल लोगों की, स्किलफुल प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। तो जो कमी हमें साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिकल फ़ील्ड है, जो क्लिनिकल सेटिंग की फ़ील्ड है, उसमें भी फ़ील होती है। बिकॉज़ एज़ अ प्रैक्टिशनर साइकोलॉजिस्ट काम करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर, अपनी कॉग्निशंस, थॉट्स और फीलिंग्स के ऊपर मतलब अपने आप पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ती है। इतना स्टैमिना चाहिए होता है कि हम फैमिलीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करवा सकें, क्लाइंट्स को डील कर सकें। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए या इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए या फिर स्कोप में आने के लिए, फ़ील्ड में आने के लिए हमें स्किल्स की ज़रूरत है, और एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हमें अपनी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? बाकी नाज़रीन के लिए भी मेरा एक छोटा-सा इसी वीडियो के ज़रिए पैगाम ये है कि जनाब, ये एक बहुत डिप्रेस्ड इरा गुज़र रहा है, जिसमें हर दूसरा बंदा जो है वो किसी न किसी टेंशन का, परेशानी का, डिप्रेशन का, एंग्ज़ायटी का शिकार है, यानी किसी न किसी ज़हनी और नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार है। तो इन तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसे एक्सेप्ट किया जाए, नॉर्मलाइज़ किया जाए। जितने भी टैबूज़ हमने लोगों के साथ या ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के साथ अटैच किए हुए हैं, अब उन टैबूज़ को बिल्कुल ख़त्म किया जाए या एटलीस्ट कम किया जाए, ताकि वो तमाम लोग जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट
करवाने से डरते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करने से परेशान होते हैं कि जनाब अगर मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट को विज़िट कर लिया, कोई काउंसलिंग सेशन ले लिया तो मेरी फैमिली कहेगी कि इसको कोई मसला हो गया, इसको कोई दिमागी मसला हो गया, ठीक है। मतलब ये डर जो क्लाइंट्स अपना इलाज करवाना चाहते हैं उनके दिल में ये डर मौजूद होता है। सो ये सब चीज़ें सोसाइटी प्रेशर की वजह से या फिर सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिस्ट की एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से चीज़ें हैं। सो कोशिश करें कि इन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए और अपने साथ-साथ दूसरों की खुशियों का, सुकून का, आराम का, ज़िंदगी का ख़्याल रखा जाए, यानी यानी ज़िंदगियों को आसान बनाया जाए। वेल उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीज़ें पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।